बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट हो रहा है अभी। और टॉपिक जो हमने करना है आज वो है प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, उसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट होती है। उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी होते हैं। तो उसमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो आपको बताए थे कि वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं और वो दोबारा आप उनको नेक्स्ट टाइम भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हाइड्रो पावर स्टेशन है, तो हाइड्रो पावर स्टेशन के अंदर क्या है कि आप अगर उसके अंदर वाटर को एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो दोबारा बारिश होती है, दोबारा रेनफॉल होती है, तो वो दोबारा जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सोलर है, तो सोलर के अंदर भी इसी तरह से है कि आप सोलर को अगर एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो दोबारा यूजेबल होती है। सनलाइट आप नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस के ऊपर सोलर लाइट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये चीज़ होती है कि आपके पास जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उनमें ये चीज़ होती है कि आपके पास आप एक दफ़ा अगर यूज़ करते हैं उस फ्यूल को या उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह से आपके पास कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये अगर आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो दोबारा ये यूजेबल नहीं रहती चीज़ें। तो अब हर एक के अपने एंड के ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ उनके डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनको हमने अब आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए जो 5 टाइप के जो मेनली हमने रिसोर्सेज डिस्कस किए थे वो कौन कौन से थे। तो उसमें जो है वो यहाँ से हमारी बात हुई थी, एक था कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एक हमने ये डिस्कस किया था। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास इससे जो नेक्स्ट था वो आपके पास हाइड्रो पावर स्टेशन था, और हाइड्रो के बाद जो है वो आपके पास फिर सोलर सेल था, सोलर सेल के बाद आपके पास विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये टोटल 5 हो जाते हैं। इन 5 के आज हमने प्रॉब्लम्स देखने हैं कि इनके अंदर हर एक के अपने अपने जो इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं इनको जनरेट करने के लिए, वो क्या हैं। तो हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, कि उसके अंदर हमारे पास हमने वहाँ पे देखा था कि उसके टॉपिक में मेंशन हुआ था कि हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि इसमें हमारा इतना एक्सपेंस नहीं लग रहा होता है। बारिश होती है, पानी गिरता है और टरबाइन जो है वो मूव कर रहा होता है, जिसके बिहाफ के ऊपर जो है वो इजीली जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो लेकिन बात क्या है कि स्टार्ट के अंदर जो डैम आप बनाते हैं उस टाइम पर जो एक्सपेंस आपका लगता है वो कोई मामूली एक्सपेंस नहीं होता, वो बहुत हाई जो है वो उसके लिए बजट जो है वो एलोकेट करना पड़ता है। तो तब जाकर जो है वो डैम जो है वो बनता है। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वो ये होता है कि आपके पास जिस जगह पर आपने डैम बनाना होता है वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ये नहीं कि जहाँ दिल किया वहाँ पर आपने डैम बना दिया, आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो चूज़ करना होता है कि इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है उसके लेफ़्ट राइट पर पहाड़ होने चाहिए, उसके फ्रंट के ऊपर भी जो है वो पहाड़ होना चाहिए। मतलब कुछ एक थोड़ा सा रीजन ऐसा हो जहाँ से जो है वो पानी उसमें से गुजर रहा हो, तो फिर आप उसको आगे से उस पर बंद बांध देंगे, उसको किसी तरीके से ब्लॉक कर देंगे, तो पानी फिर इजीली वहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये एक स्पेसिफिक किस्म का रीजन होगा, स्पेसिफिक किस्म का एरिया होगा, और ये कोई थोड़ी सी जगह नहीं होगी, काफ़ी वास्ट किस्म का एरिया जो है ये होगा। तो अब वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया के जो लोग होंगे वो अगर उस बारे में कंट्रीब्यूट करें, वो अगर चाहें कि भाई यहाँ पर बन जाए डैम तो बनेगा, अगर वो इसके अगेंस्ट हो तो ऑब्वियसली फिर इश्यूज़ वहाँ पर इस चीज़ के भी बनते हैं।
फिर उसके बाद एक और चीज़ जो होती है कि वो लोग क्यों इसके अगेंस्ट हो सकते हैं, उसकी रीज़न ये हो सकती है कि वहाँ पर उनकी ज़रूरी ज़मीनें होती हैं जहाँ पर उन्हें फसलें जो हैं वो उगाई होती हैं, तो वो उस वजह से नहीं पसंद करते कि जो वो उनका जो मुआशी सिस्टम है वो जो है वो डिस्टर्ब हो। तो इस वजह से कुछ इस तरह के स्टार्टिंग में जब डैम बनता है तो उस टाइम पर हमें कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जब बन जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इस तरह के इतने ज़्यादा कोई इश्यूज जो हैं वो नज़र नहीं आते। तो हम देखते हैं इसमें जो हमें बुक वाले क्या कहते हैं कि किस तरह के इश्यूज जो हैं वो हमें देखने पड़ते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि तकरीबन हर कंट्री के पास ये वाला सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है कि वो इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको जो इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है इसके अंदर आपका कोई इतना एज इट इज़ एक्सपेंस नहीं लग रहा होता। बट सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस मेथड, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, आपको डैम बनाना पड़ता है खुद से, ये नहीं कि आप किसी भी जगह जाकर टरबाइन लगा दें और बिजली बन जाएगी। ऑब्वियसली आपको एक स्पेसिफिक डैम क्रिएट करना पड़ता है। द वाटर टेबल इन द नियर बाई एरियाज ऑफ अ डैम rises which cause water logging and land become uncultivatable। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम एक और जो हमें नज़र आता है वो ये कि ज़ेर ज़मीन जो पानी चल रहा होता है तो उसका जो लेवल होता है, क्योंकि आप एक जगह पर वाटर को स्टोर कर रहे हैं, जब वाटर स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पानी जो है वो सीप करेगा, पानी ज़मीन के अंदर भी एब्जॉर्ब होगा। जब पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो हम जिस तरह से बाहर पानी को की नहरें वगैरह देखते हैं, पानी चलता हुआ देखते हैं, इसी तरीके से पानी ज़ेर ज़मीन भी चल रहा होता है और उसका अपना एक स्पेसिफिक लेवल होता है, तो जिसको हम वाटर टेबल कहते हैं। जिस तरह से आपके पास होता है कई दफ़ा गर्मियों का मौसम होता है तो पानी जो है वो खुश्क होने लग जाता है, बारिशें नहीं होती, तो आपका बोरिंग का पानी या कुएं का पानी का लेवल नीचे चला जाता है और कुछ जगहों पर पानी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। और फिर जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर दोबारा पानी आ जाता है, जब पानी का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो यही होता है कि बारिशों का पानी जो होता है वो फिर सीप करता है अंडर जो जो आपके पास सैंड या आपके पास सॉइल होती है उसमें एब्जॉर्ब होता है और फिर उसकी वजह से नीचे का पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता है। एनीहो नीचे वाटर जो है वो मूव कर रहा होता है अंडरग्राउंड पे। तो अब अगर आप किसी जगह पे वाटर को स्टोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाटर वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वो फिर वाटर का जो लेवल होगा अंडर वाटर ग्राउंड जो अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल होगा वो जैसे ही इंक्रीज़ करेगा तो अब वहाँ पर आपके लिए काश्तकारी करना, फसलें उगाना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा जो है वो पानी प्रोवाइड कर रहे हो या हद से कम पानी जो है वो फसलों को दे रहे हो तो दोनों सूरतों में जो है वो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। एनी हो, तो ये एक प्रॉब्लम आता है आपको कि वाटर टेबल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाता है उन एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो है वो लैंड अनकल्टिवेटेबल होने लग जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इन विंटर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन द लार्ज स्केल, कि गर्मियों के सीज़न के अंदर फिर बारिशें भी कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एंड पे जब मानसून का सीज़न होता है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, इवन सैलाब भी आ जाते हैं। तो लेकिन विंटर के अंदर उस तरह का टेन्योर नहीं होता बारिशों का, तो जिसकी वजह से बारिश कम होगी, पानी का शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा जनरेट फिर नहीं होती। फिर इसके अलावा एक और इशू जो है वो क्या है कि मोर ओवर द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इज शिफ्टेड टू सम अदर प्लेसेस इफ़ अ डैम इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि आपके पास जो उस इलाके के लोग होते हैं लाजिम बात है उनको वहाँ से मूव करना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है, कि वहाँ पर उनको ज़मीनें अपनी सब कुछ चीज़ें छोड़ छाड़ के निकलना पड़ता है, तो वो एक और जो है वो इशू बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास
जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके ये इश्यूज बनते हैं। अब उसके बाद जो है वो आपके पास दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था आपका कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो उसके क्या इश्यूज नज़र आते हैं वो हमें कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय थर्मल एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल्स। तो हमने कोल के बारे में पढ़ा था, लेकिन ओवरऑल हम फॉसिल फ्यूल के लिहाज से बात करते हैं कि ये आपके पास एक इसका मेन इशू ये है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आता है कि एक दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल किया फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये दोबारा आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। और यही इसका सबसे बड़ा नुकसान है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं और फिर ये दोबारा से जनरेट नहीं होते। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये इसका ये है कि आपके पास स्मोक और हार्मफुल जो है वो गैसेस इसमें रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो वो उनका भी काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, तो उनसे भी बचना जो है वो ज़रूरी होता है। तो दो प्रॉब्लम हमारे किसके हैं, ये थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के। तो इसके बाद फिर जो और चीज़ हमने देखी थी वो थी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। तो मैनी एडवांस कंट्रीज आर यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी सारे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो मेथड है वो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो अब उसका इशू क्या बनता है वहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो आपका रिसोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा सा भी अगर आप लेट सपोज यूरेनियम या इस तरह के जो सब्सटेंसेस यूज़ करने होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको उसके लिए एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है उसको रिसोर्स को हासिल करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम जो आपको नज़र आती है वो ये कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसेस होता है कि अगर मिस हैंडलिंग हो जाती है और उसमें हार्मफुल बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती हैं, तो अगर मिस हैंडलिंग हो जाती है तो वो फिर रेडिएशन जो उसमें से निकलेंगी या जो है वो उसके अंदर एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो इतनी हाई क्वांटिटी की होगी कि जो नेबरिंग एरियाज़ या नेबरिंग सिटीज़ हैं वो सब को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इसलिए उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो आती होनी चाहिए, तब जाकर वो प्रोसेस जो है वो इजीली अटेनेबल हो सकता है। तो ये फिर इसके प्रॉब्लम से न्यूक्लियर एनर्जी के कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमारे पास एक तो ये है कि एक्सपेंसिव है और दूसरा जो है वो रिस्की है। द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन लीकेज इज़ ऑलवेज देयर कि हार्मफुल रेडिएशन अगर किसी भी एंड के ऊपर से लीक हो जाती हैं तो वो लाजमत है इधर उधर जितने भी एरियाज होंगे उन सब को वो फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। अनदर प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज़ द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक प्रॉब्लम फिर थर्ड इसका ये निकल आता है कि जो वेस्ट मटेरियल आपका इसमें से निकलता है वो भी क्योंकि हाईली रेडियोएक्टिव होता है उसमें से भी रेडिएशन निकलती है तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकता है। तो तीन इश्यूज हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं कि एक एक्सपेंसिव है, उसका प्रोसेस रिस्की है और फिर इसके वेस्ट मटेरियल को भी हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि तीन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के मेन जो है, फिर उसके बाद दो जो है वो प्रॉब्लम हमने देखे हैं इसके थर्मल के कि उसके अंदर जो है वो एक तो फॉसिल फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा जो है वो उसमें हार्मफुल गैसेज या स्मोक रिलीज़ होता है। और तीन प्रॉब्लम हमने देखे न्यूक्लियर एनर्जी के जो इसमें हमारे पास मेन है वो एक्सपेंस है और दूसरा रिस्की है प्रोसेस इसका और तीसरा इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करना भी हमारे लिए एक प्रॉपर इशू बन जाता है। तो अब इसके बाद जो दो और हैं हमारे पास वो हम देखते हैं। उसके अलावा तो वो एक है सोलर और दूसरा था विंड। सोलर पावर इज़ बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज। सोलर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल कि एक तो जो है वो उसका सबसे मेन हमें बाज़ाहिर फ़ायदा यही नज़र आ रहा है कि वो रिन्यूएबल है
कि हमें एक दिन सनलाइट मिलेगी, दूसरे दिन भी मिल जानी है। एंड इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी सोलर पैनल यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी हासिल कर सकता है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इज सेफ एंड काज नो पोल्यूशन। अभी स्टिल हमारे पास ये भी इसका एडवांटेज है कि जो है वो इसमें ये प्रोसेस भी सेफ है और इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं है। बट स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम। वो क्या कि आपके पास जो सोलर पैनल्स आप लेते हैं वो उनकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेट सपोज अगर आपने जस्ट एक घर का सीलिंग फैन चलाना है तो उसके लिए आपको कम से कम एक सोलर पैनल जो है वो लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 6 to 7,000 एटलीस्ट होगी। तो अब घर के अंदर एक तो पंखा नहीं चलता, घर के अंदर 5-6 कम से कम पंखे चलते हैं, फिर उसके बाद लाइट्स होते हैं, फिर उसके अलावा जो है रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, बहुत सारी ख़ास तौर पर जो है वो जो वाटर टेन करने वाली जो हम मोटर यूज़ करते हैं बोरिंग वगैरह के ऊपर वो है। फिर इसके अलावा भी दूसरी घर के अंदर मशीन जो है वो वर्कआउट हो रही होती हैं। तो इन सब के लिए फिर अच्छी खासी जो है वो हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फिर हमें बहुत सारे सोलर पैनल जो हैं वो सीरीज़ में एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो उनकी फिर कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। फिर इसके अलावा दिन के टाइम पे सोलर एनर्जी आपको मिलेगी, रात को नहीं मिलेगी, तो आपको बैटरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। बैटरीज की भी अपनी एक लाइफ होती है, मैक्सिमम 1 साल जो है ना या 2 साल के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो 2 साल के बाद वो बैटरीज जो है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो फिर आपको बैटरीज भी चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये इसके अंदर इश्यूज जो है वो हमें नज़र आता है सोलर पैनल के अंदर, सोलर पावर के अंदर, कि बाकी सब इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूसरी जगह पर हमें नज़र आ रहे थे, यहाँ पे इसमें उस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हैं कि इसके अंदर कोई हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज होंगी। इसके अंदर जो है वो अगर आप एक दिन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं सनलाइट का, तो अगले दिन दोबारा भी आपको मिलेगा, आपको कोई इनिशियल वो उसकी जो आपकी जो ऑन रनिंग कॉस्ट है वो भी आपको कुछ भी नहीं पड़ेगी। फिर इसके अलावा जो है वो आपके पास जो आपके प्रीवियस थे, लेट सपोज आपका न्यूक्लियर था या थर्मल था, उसके अंदर जो आपकी मशीन्स होती हैं उनको भी आपको साथ साथ कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है उनको ठंडा करने के लिए। तो वो आपका यहाँ पर उस तरह का भी कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो इसके मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि इसके सोलर पैनल्स और बैटरीज की इनिशियल कॉस्ट जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लेकिन ये होता है इसका ये है कि सोलर पैनल अगर आपने लेट सपोज एक दफ़ा परचेज कर लिया तो आपको 20 to 30 ईयर्स जो है वो सोलर पैनल आपका एज इट इज़ जो है वो रिटेन रहता है, उसको कोई उसकी जो है वो आपको सर्विस नहीं करानी पड़ती, इससे बिल्कुल जो है वो आपका एज इट इज़ रिटेन रहता है। मैंने खुद कुछ साल पहले जो है वो एक सोलर पैनल देखा था एक इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि अराउंड 30 ईयर्स पुराना था, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना ऐसे लग रहा था जस्ट जो है ये 6 to 7 मंथ्स शायद पहले परचेज़ किया गया। तो ये इसका है कि जस्ट इसमें आपको एक इनिशियल कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है सोलर पैनल्स की और बैटरीज की। आखिरी जो चीज़ है वो हमारे पास है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का भी यही है कि आपको जो उसके वो भी रिन्यूएबल है, उसके अंदर भी आपने एक दिन विंड यूज़ की, अगले दिन दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि उसका ये है कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो सिस्टम लगाना पड़ता है, हर जगह पर आप यूज़ नहीं कर सकते। कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, जो साहिली इलाके होते हैं समुंदर के साहिल पे, वो आप वहाँ पर आप जो है ये सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उनके अलावा बाकी जगहों पर अगर आप लेट सपोज एक दिन विंड यूज़ हो रही है, दूसरे दिन में भी ना भी हो, तो ये इसमें प्रॉब्लम बनता है कि आपको स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर ही जो है वो ये सिस्टम जो है वो फिट करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास इसकी भी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसका भी। तो ये आपके पास इसके थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन सब के। आपने इन सब को नोट डाउन करना है, इन सब 5 के 5 को, और कोशिश करें इनको पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसा सबको बताए हैं कि इसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसमें 2 प्रॉब्लम, तो पॉइंट्स की फॉर्म में उनको नोट डाउन कर लें ताकि आपको याद रखना उनको आसान हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी जितना हो चुका है आपका ये लेक्चर नंबर 21 था, तो लेक्चर नंबर 22 में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।